हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जुनून। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियोज में महाद्वीपीय और महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा चुका हूं। ओरिजिन ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल बेसिन, इसमें हमने टोटल 8 वीडियोज लिए हैं। ठीक है, इन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इन वीडियोज को देख लीजिएगा। इन वीडियोज में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है आप एक बार मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमने इंक्लूड किया है कि कैसे महाद्वीप और महासागर जो हैं वो आज जैसी अवस्थिति में हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसके संबंध में कई भूवेत्ताओं वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, उनमें हमने किस किस को पढ़ा? हमने पढ़ा लॉर्ड कैल्विन की थ्योरी को पढ़ा, लेपवर्थ लव की थ्योरी को पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा हमने लोथियन ग्रीन की थ्योरी को पढ़ा, अल्फ्रेड टेलर की को पढ़ा, वैगनर की को पढ़ा, और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्स को, मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स को पढ़ा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? हैरी हैश का सागर नितल प्रसरण सिद्धांत भी हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं, और उसके साक्ष्य के रूप में हमने पैलियोमैग्नेटिज्म, पुरा चुंबकत्व को भी पढ़ लिया है। भूत चुंबकत्व को भी मैंने आपको बताया और पुरा चुंबकत्व को भी मैंने बताया आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स का अगर हम देखें कि किन एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिए थ्योरीज जो दी गई हैं महाद्वीप महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित, ये यूपीएससी प्री के लिहाज से तो बिल्कुल हम मान नहीं सकते कि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, बट देखिए आप इसके अलावा देखिए तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है यूपीएससी प्री में भी। मगर ये टॉपिक जो है महासागरीय महाद्वीपीय नितल उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये मेंस के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब मेंस में देखेंगे तो आप मेंस के सिलेबस में देखिए डायरेक्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसके अलावा पूरा चुंबकत्व और भूत चुंबकत्व को इसमें डायरेक्ट इंक्लूड किया हुआ है। डायरेक्ट आपको ये टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे। तो मेंस के लिए आप इन वीडियोस को देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो देखिए फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो आपको ये पढ़ना है ही है। ठीक है, क्योंकि ये जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिस है। आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को नहीं छोड़ सकते, आप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आगे जब आप पर्वत निर्माण को पढ़ेंगे, आप इसके अलावा झीलों के, मैदान के और नदियों को सबको पढ़ेंगे, तो इन सब में आपको इस थ्योरी का यूज आने वाला है। ठीक है, और यूपीएससी का जो मेंस का जो सिलेबस है, जीएस जो है, जीएस के सिलेबस में तो आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी यूपीएससी मेंस की और प्री की। अब इसके अलावा देखिए आपको अगर इन टॉपिक्स को पढ़ना है तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ आपको इनके कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो अदर एग्जाम्स में मिलेंगे। कैसे? देखिए राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक जो है वो पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत उसमें आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी का जो है उसका एग्जाम आया है, उसमें पढ़िए। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का जब एग्जाम आता है तो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों यूपी जो है उसके यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस में, चाहे वो इंटर कॉलेज टीचर हो या फिर आप माने कि पीजीटी टीजीटी जो भी टीचर हैं, इनकी जो वैकेंसी आती हैं इनमें ये यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस में भी ये डायरेक्टली इनमें से क्वेश्चंस मिलता है। इवन इन सिद्धांत में से भी आपको जो लोथियन ग्रीन और लॉर्ड कैल्विन है इनके सिद्धांत में मिल जाएंगे। इन सिद्धांत से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन टॉपिक्स में से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में लेने वाले हैं। पिछले जो मैंने 8 वीडियोस जो लिए हैं महाद्वीप महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित, जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक को भी लिया है, सागर नितल प्रसरण को भी लिया है, संवेदन तरंग सिद्धांत को भी लिया है, पूरा चुंबकत्व को भी लिया है, और इसके अलावा लॉर्ड कैल्विन, लेपवर्थ लव एंड लोथियन ग्रीन की संकल्पनाओं को लिया है। तो इनके ऊपर मैं आज एक वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। मेंस के लिए जो सब्जेक्टिव जो हमारा बनता है वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ वीडियोस और हो जाए फिर मैं मेंस की आंसर राइटिंग के जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको और साथ में उनको कैसे लिखना है आंसर राइटिंग को वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप और उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
ठीक है दोस्तों, तो आज का हम टॉपिक जो लाए हैं वो उन सबके संदर्भ में, उन सबको लेते हुए, वीडियोस को लेते हुए आज एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा आपका इसमें। और क्विक रिवीजन के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है। और देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस में हो, स्टेट पीसीएस में बहुत एग्जाम आए हुए, क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें, यूपी पीसीएस में हो, लोअर पीसीएस में हो, और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, और एक तो मैं आपको बताना भूल गया, यूजीसी नेट। अगर आप यूजीसी नेट लिखने जा रहे हैं तो आपको ये टॉपिक तैयार करना मस्ट है, ठीक है। तो यूजीसी नेट में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो इन सबको हम समग्र रूप से देखते हुए, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ज्योग्राफी जुनून जो बनाया गया है वो सिर्फ इसीलिए बनाया है मैंने कि इसमें मैं एक जो सिलेबस है इसको इस तरीके से कंपाइल कर सकूं कि आपके लिए हर एग्जाम की अलग अलग तैयारी ना करनी हो। आप जो भी एग्जाम दे, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है और आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज का हमारा क्वेश्चन आंसर्स का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें दिया गया है, कुछ ग्रुप दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है ये बताया, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए पहला है लॉर्ड केल्विन गैसीय सर्पिलाकार निहारिका सिद्धांत। देखिए लॉर्ड केल्विन महोदय ने गैसीय सर्पिलाकार निहारिका सिद्धांत दिया था। मैं आपको क्विक रीजन करवाता चलता हूं। देखिए क्या था, लॉर्ड केल्विन ने वो आके पृथ्वी पूरी तरह से क्या थी, एक गर्म निहारिका थी। निहारिका होने की वजह से क्या थी, वो बहुत ज्यादा गर्म थी। गर्म होकर जब वो ठंडी हुई, ठंडी होकर संकुचित हुई, और संकुचित होने से जो भाग ऊपर उठ गया वो हमारे महाद्वीप बन गए, जो भाग नीचे धस गया वो क्या बन गए, महासागर बन गए। ये किसने कहा था, लॉर्ड केल्विन ने। तो लॉर्ड केल्विन की गैसीय सर्पिलाकार निहारिका सिद्धांत ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, ये सुमेलित है, ठीक है। इसके बाद आता है लोथियन ग्रीन। लोथियन ग्रीन ने चतुष्फलक सिद्धांत दिया था, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हमारे पृथ्वी जो है वो पहले बहुत गर्म थी, उसकी भूपरपटी जो थी, ऊपरी जो भाग था वह निचले भाग की तुलना में ज्यादा जल्दी ठंडा हुआ। ठंडा होकर के क्या हुआ, इसका आयतन जो है वो तो कम हो गया और इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यही चतुष्फलक का सिद्धांत होता है कि उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, आयतन उसका कम होता है। और आंतरिक भाग जो था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और बाद में भारी भाग आंतरिक भाग के चिपक गया, और इसकी वजह से पृथ्वी जो है एक चतुष्फलकीय संरचना का रूप धारण कर लिया, एक टेट्राहेड्रल शेप में आ गई। और टेट्राहेड्रल शेप के जो फलक जो वाले जो भाग थे, ठीक है, वो फलक जो थे वो तो बन गए क्या, हमारे ओशियन बन गए, महासागर बन गए। और जो इनके किनारे वाले भाग थे वो हमारे महाद्वीप बने, क्योंकि उस टाइम क्या था, उनमें क्रेटोन और शील्ड का निर्माण हुआ, जैसे कनाडन शील्ड, अंगारन शील्ड, ऐसे। तो लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक सिद्धांत ये भी सुमेलित है। अगला आता है अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था उन्होंने, तो ये क्वेश्चन भी सही है। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में बताया था कि महाद्वीप जो है वो स्थिर नहीं है, विस्थापित हो रहे हैं। हालांकि इनसे पहले कौन थे, टेलर महोदय, अब भी टेलर भी 1908 में ये बात बता चुके थे। इसके बाद हैरी हैश, हैरी हैश का प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। तो दोस्तों देखिए हैरी हैश जो थे उन्होंने दिया था सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे हुई, और इसके लिए उन्होंने पूरा चुंबकत्व साक्ष्य लिए थे, ठीक है। तो अब हैरी हैश का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, सागर नितल के प्रसरण से है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से नहीं है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत 1967 में मैकेंजी मॉर्गन और पार्कर ने दिया, ठीक है। ये दिया जो था हैरी हैश ने, वो दिया था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। कब दिया था, 1960 में, 1960 में। तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर लेंगे हैरी हैश। हैरी हैश जो है वो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जो हमारी कन्वेक्शन करंट थ्योरी है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है उसको किसने पोस्टुलेट किया था, ठीक है। तो संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक, तो देखिए संवहन तरंग सिद्धांत क्या था, मैंने बताया था आपको, जो पृथ्वी के जो मेंटल में जो मैग्मा है, वह मैग्मा के अंदर क्या है कि वो बहुत ज्यादा तप्त है, गर्म है, और उसमें कन्वेयर बेल्ट की तरह क्या चल रही हैं, संवहन धाराएं चल रही हैं। ये संवहन धाराएं जो है कन्वेयर बेल्ट की तरह चल रही हैं, ऐसे कुछ चलती हैं, और ये क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं और नीचे वापस जाती रहती है। ये ऐसे कुछ धाराएं चलती रहती हैं। इन संवहन धाराओं के प्रभाव में क्या होता है कि पृथ्वी जो है उसकी जो प्लेट्स जो है वो मूव करती रहती हैं, ठीक है। तो स्थलखंड का मूव करता रहता है। ये किसने कहा था, ये कहा था हमारे आर्थर होम्स महोदय ने। तो आर्थर होम्स महोदय ने 1928 में ये सिद्धांत दिया था, कौन सा,
संवहन तरंग सिद्धांत। तो संवहन तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थर होम्स। और क्यों ये जनरेट हो रहा था? क्योंकि संवहन तरंग सिद्धांत के पीछे उन्होंने कहा था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं वो इतने ज्यादा ऊष्मा छोड़ते हैं कि अंदरूनी भाग में जो चट्टानें हैं वो पिघल गई हैं और उनकी वजह से संवहन तरंगें चलती हैं। ठीक है, यह आर्थर होम्स ने कहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्वितीयक स्थलाकृति नहीं है? विच वन इज नॉट सेकेंडरी रिलीफ? ठीक है, तो देखिए प्राथमिक स्थलाकृति और द्वितीयक स्थलाकृति। प्राथमिक स्थलाकृति क्या है? हमारी महाद्वीप महासागर प्राथमिक स्थलाकृति है। प्राथमिक स्थलाकृति है मतलब जो पृथ्वी के निर्माण में सबसे पहले बनी, तो महाद्वीप महासागर ही बनेंगे क्योंकि बाकी के सारे काम तो महाद्वीप महासागरों पे होंगे ना, चाहे वो अपर्दन हो चाहे वो निक्षेपण हो, सारी क्रियाएं क्या होंगी? महाद्वीप महासागरों पे होंगी। तो प्राथमिक स्थलाकृति कौन सी है? हमारी महाद्वीप महासागर। द्वितीय स्थलाकृति कौन सी है? देखिए पर्वत भी द्वितीय स्थलाकृति है, पठार भी द्वितीय स्थलाकृति है और मैदान भी। जो सेकेंडरी रिलीफ जो है हमारे वो कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान। और जो प्राइमरी जो है हमारी वो है महासागर। तो इसमें से कौन सी द्वितीयक स्थलाकृति नहीं है? महासागर द्वितीयक नहीं है, ये प्राथमिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, ये दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो ओशन और सी फ्लोर जो है उसकी ओरिजिन से रिलेटेड नहीं है? तो देखिए मैं सिद्धांतों के बारे में आपको पहले ही बता चुका। चतुष्फलक सिद्धांत, चतुष्फलक सिद्धांत किसने दिया? लुथियन ने, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये भी हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में, 1912 में। तो ये भी हमारे महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है तापीय संकुचन सिद्धांत। देखिए तापीय संकुचन सिद्धांत भी इससे संबंधित है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लॉर्ड कैल्विन और लैपवर्थ थे उनकी सिद्धांत ऐसा था तापीय संकुचन से संबंधित कि उन्होंने क्या कहा था? पृथ्वी गर्म थी और ठंडी होकर सिकुड़ करके महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो तापीय संकुचन सिद्धांत भी हमारे महाद्वीप महासागरों से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन। ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत। तो दोस्तों भूसन्नति सिद्धांत को हम आगे जब पर्वतों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है और ये दोस्तों क्वेश्चन यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। महाद्वीप और महासागरों के उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। तो ये भूसन्नति सिद्धांत जो है वो महाद्वीप महासागरों से संबंधित ना होके और किससे संबंधित है? ये संबंधित है पर्वतों के निर्माण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए। कुछ हमारी थ्योरीज दी गई हैं, इन थ्योरीज का हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में आया। तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत पहले आया। देखिए एक रूपतावाद का सिद्धांत जो था वो दिया था जेम्स हट्टन ने। किसने दिया था? जेम्स हट्टन ने। जेम्स हट्टन महोदय थे, उन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था 1785 में। ठीक है, तो जेम्स हट्टन 1785 में आए। हम देखते चलते हैं कौन कब कब आया, फिर सीरियल बाद में देखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, 1912 में है। ठीक है, इसके बाद संवहन तरंग सिद्धांत 1928 में किसने दिया? आर्थर होम्स ने। ठीक है, तो एक रूपतावाद जेम्स हट्टन का हो गया, महाद्वीप विस्थापन हो गया 1912 में अल्फ्रेड वेगनर का, संवहन तरंग सिद्धांत 1928 में हो गया। अगला सागर नितल प्रसरण सिद्धांत हैरी हैश ने दिया था 1960 में। 1960 में किसने दिया था? हैरी हैश ने। नेक्स्ट प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जो सिद्धांत के रूप में आया वो 1967 में आया था मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर के प्रयासों से। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सागर नितल प्रसरण को लिया, पूरा चुंबकत्व को लिया और महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को लिया और इन सब के आधार पर एक नया सिद्धांत दिया था, वो दिया था प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जो 1967 में आया। तो अब हम क्रम देखें तो क्रम तो ये सीधा सा हो गया है, ए बी सी डी और ई। तो ए बी सी डी क्या है? बी। तो ये ग्रुप हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही है, ए बी सी डी ई। तो ये मैंने बताया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसमें? पीसीएस एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो टीचर की जितनी भी वैकेंसी आती हैं जिनमें ज्योग्राफी ऑप्शनल वगैरह होता है तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर
चुनिए। जो टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस थी लोथियन ग्रीन की, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इन फैक्ट्स में से हमें देखना है कि कौन सा फैक्ट सही है और उनको हमको दिए गए जो कोड हैं इनमें से बताना है। देखिए पहला फैक्ट दिया गया है कि यह ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए बिल्कुल सही बात है। ये देखिए मैंने आपको इससे पढ़ाया था कि जो चतुष्फलक है वो कुछ ऐसा होता है, और इस चतुष्फलक में 4 जो फलक हैं उस पे उन्होंने क्या बताया था। देखिए ये फलक, ये और इसके पीछे, तो ये जो सरफेस वाले जो फलक वाले जो पार्ट है इसमें क्या बताया था उन्होंने कि इन पे महासागरों का निर्माण हुआ था। तो क्योंकि ये चतुष्फलक है तो ये अपने आप में ही ये जो है ज्यामितीय सिद्धांत, ज्योमेट्रिकल तो हो ही गया, ज्यामितीय सिद्धांतों पे तो अपने आप ही बेस्ड हो गया, तो ज्यामितीय सिद्धांतों पर बेस्ड है, ये तो ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, अगला है कि यह मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। देखिए जो हमारे वलित पर्वत जो है, फोल्डेड माउंटेन्स है, उनके बारे में लोथियन ग्रीन ने ज्यादा कुछ कहा नहीं था। इनका मेन पर्पस था सिर्फ महाद्वीप और महासागरों के निर्माण और उनके वितरण के बारे में बताना। तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो बताई थी वो बात बताई थी कि क्यों नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय भाग ज्यादा है। तो उसके लिए इन्होंने ये दिया था। इसमें एक किनारे वाले भागों को इन्होंने क्या कहा था, शील्ड कहा था। ठीक है, और इनके चारों ओर इन्होंने कहा कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और ये किनारे जो हैं ये महाद्वीप हैं और ये फलक जो है वो महासागर है, और ये क्या है अपि धसे हुए हैं, चतुष्फलक के धसे हुए भाग हैं वो महासागर है। ठीक है, तो इनकी पहली बात सही है। दूसरी, महाद्वीपों के मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में नहीं कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना की व्याख्या करता है। देखिए महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना की तो ये व्याख्या कर ही नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने तो कहा था कि महाद्वीप और महासागर क्या है, स्थिर है, दे आर नॉट शिफ्टिंग। ठीक है, तो जब महाद्वीप महासागर स्थिर है तो विस्थापन की संकल्पना की तो व्याख्या कर ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ये भी गलत है। नेक्स्ट है महाद्वीप और महासागरों के स्थायित्व में विश्वास करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने महाद्वीप और महासागरों की एक पोजीशन जो पहले थी वही आज है, यही कहा था उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि महाद्वीप महासागर अभी भी गतिमान है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है। ऑप्शन में देखें तो देखिए डी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और फोर्थ सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप अगर ये क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। मैं टिक लगाता चल रहा हूं, समझाता आपको चल ही रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा महाद्वीप और महासागरों के स्थायित्व के समर्थक नहीं थे। ठीक है, ये 4 हमारे को साइंटिस्ट दिए हैं, इनमें से कौन महाद्वीप और महासागरों के स्थायित्व के समर्थक नहीं थे। तो हमने जिन जिन के सिद्धांत पढ़े उनमें से देखो 3 सिद्धांत जो थे, लॉर्ड कैल्विन का, लेपवर्थ लव का और लोथियन ग्रीन का, ये तीनों जो है वो कभी भी नहीं कहते हैं कि महाद्वीप महासागर गतिमान है। इन्होंने स्थायित्व की बात की थी। पहली बार कौन आए थे, टेलर, FB टेलर जो आए थे, उन्होंने 1908 में कहा था कि महाद्वीप महासागर जो है वो गतिमान है। क्यों कहा था, क्योंकि उनका पर्पस था कि वो जो तृतीय युग के जो माउंटेन्स बने हुए हैं, टर्शियरी युग के, उनके निर्माण की व्याख्या करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ उत्तर दक्षिण में महाद्वीप वो फैले हुए हैं पर्वत, और कुछ पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण की व्याख्या करने के लिए उन्होंने क्या कहा, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की व्याख्या करने के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ तो है जो गतिमान है, और इसीलिए उन्होंने ज्वारीय बल के संदर्भ में बताया कि हमारी जो पृथ्वी के जो महाद्वीप हैं वो कभी एक जगह थे और उनमें विषुवत रेखा की ओर गति हुई और पश्चिम दिशा की ओर गति हुई ज्वारीय बल के प्रभाव में। ये पहली बार बोला अल्फ्रेड एक्चुअली FB टेलर ने। ठीक है, तो लॉर्ड कैल्विन देखें तो ये स्थायित्व से संबंधित हैं, लोथियन ग्रीन भी स्थायित्व से संबंधित है, इनकी चतुष्फलक से संकल्पना थी। लेपवर्थ और लव जो थे इन्होंने भी ऐसे ही बोला था। लेपवर्थ लव ने क्या बोला था, देखो रिवीजन कीजिए आप, पिछले वीडियोस में आप देखिए, आपने पढ़ा हो तो देखा होगा कि देखिए लोथियन ग्रीन जो थे उन्होंने तो चतुष्फलक दिया, और लेपवर्थ लव ने जो लॉर्ड कैल्विन ने दी थी हमारी गैसीय सर्पिलाकार निहारी का सिद्धांत, ठीक है, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस जो जी थी, स्पाइरल नेबुलर हाइपोथेसिस, उसी को उन्होंने संशोधन करके क्या बोला कि महाद्वीप महासागर बने तो ऐसे ही हैं, पर जिनमें क्या हुआ कि संकुचन होने से 2 चीजें बनी थी। लेपवर्थ ने कहा कि जो ऊपर उठा हुआ भाग था संकुचन से हुआ था इनका, ठीक है, पृथ्वी के संकुचन से, जो ऊपर उठा हुआ भाग था जिसको क्या कहते हैं हम, अपनति, ठीक है, एंटीक्लाइन, ठीक है, और जो नीचे धसा हुआ भाग है इसको बोलते हैं सिंक्लाइन या अभिनति।
तो जो अपनति वाला जो भाग था वो तो बन गया क्या, महाद्वीप, ऊपर उठा हुआ भाग, और जो नीचे धसा हुआ भाग था वो बन गया महासागर। ये तो किसने कहा, लेपवर्थ ने। और लव ने ही इनकी संशोधन किया। क्या संशोधन किया, उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, अपनति और अभिनति से महाद्वीप महासागर बने हैं, मगर जो महाद्वीप आज की अवस्थिति में हमें ग्लोब पे दिखाई देते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में महासागर है। समझ गए, मतलब जिधर आज महाद्वीप है, मतलब जो भाग उठा उसके जस्ट अपोजिट में भाग क्या हुआ, धसा। उनके कहने की मतलब ये था कि जहां आज हमारे महाद्वीप है उसमें ग्लोब के जस्ट अपोजिट साइड में वहां पे महासागर है। ये किसने कहा था, लव ने। तो ये तीनों तो इससे संबंधित है। एफ.बी. टेलर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। महाद्वीप महासागर के स्थायित्व के बारे में एफ.बी. टेलर ने नहीं कहा, उन्होंने पहली बार कहा कि महाद्वीप और महासागर गतिमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको एक कथन दिया जाता है, असर्शन दी जाती है और उसकी रीजनिंग दी जाती है, कारण दिया जाता है। तो यहां पे असर्शन क्या दिया है इन्होंने कि चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे करता है, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि ये देखिए, ये हमारा जो चतुष्फलक है, ये अगर इसको बीच में से हम विषुवत रेखा को गुजारे तो इसको उत्तरी गोलार्ध जो है वो चौड़ा भाग है। इस वजह से यहाँ पे महाद्वीप लगभग टोटल जो हमारे महाद्वीप जो लैंड मास है, जो स्थल भाग है, उसका 75% 75% पार्ट जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और 25% दक्षिणी गोलार्ध में है। क्यों है, क्योंकि जितनी भी शील्ड इन्होंने बताई है वो सब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इस वजह से ये महाद्वीप और महासागरों के वितरण की अच्छी व्याख्या करता है। तो असर्शन तो हमारा सही है। रीजनिंग दे रहा है कि शीतलन एवं संकुचन से पृथ्वी को चतुष्फलक के आकार में ग्रहण करने में मदद की। मैंने अभी आपको बताया था कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो भूपर्पटी जो थी वो जल्दी ठंडी हो गई, ऊपरी भाग, और आंतरिक भाग ठंडी नहीं हो पाया। तो ऊपरी भाग जो था उसने ऐसे ठंडे होकर चतुष्फलक का रूप धारण कर लिया, और फिर जो आंतरिक भाग ठंडा हुआ तो उसका भी वो आंतरिक भाग के पास जाके ऊपरी भाग चिपक गया और उसने ऐसी चतुष्फलक की संरचना का निर्माण किया। तो ये भी बात सही है कि शीतलन और संकुचन से ही पृथ्वी को चतुष्फलक आकार मिला, यानी कि असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है। अब इसके ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो 4 दिए जाते हैं। कैसे कि असर्शन और रीजनिंग सही है एवं रीजनिंग असर्शन की व्याख्या करता है। बी में देगा असर्शन और रीजनिंग सही है मगर रीजनिंग असर्शन की व्याख्या नहीं करता है। असर्शन सही है मगर रीजनिंग गलत है। असर्शन गलत है मगर रीजनिंग सही है। ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो इसमें हमारे को पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि असर्शन और रीजनिंग जो है वो सही है और असर्शन रीजनिंग की व्याख्या करता है, क्योंकि चतुष्फलक के सिद्धांत के अकॉर्डिंग शीतलन और संकुचन से ही चतुष्फलक के जो है उसका निर्माण हुआ, पृथ्वी को एक चतुष्फलक की आकृति मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, संवहन तरंग सिद्धांत जो आर्थर होम्स महोदय ने बताया था, उन्होंने रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है, जैसे हमारे क्या है, जैसे हमारे यूरेनियम है, थोरियम है, ऐसे चीजों को ही, ऐसे ही तत्वों को उन्होंने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इनसे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसी के प्रभाव में कन्वेयर बेल्ट की तरह संवहन तरंगें चलती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का एक कारण रेडियो सक्रिय पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पृथ्वी के निर्माण के समय की ऊष्मा, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए, पृथ्वी के निर्माण समय, पृथ्वी हमेशा से देखो ठंडी नहीं थी। पृथ्वी पहले क्या थी, आग का गोला थी एक तरीके से, और जब वो ठंडी हुई तो ऊपरी भाग तो जल्दी ठंडा हुआ होगा, पर आंतरिक भाग में जो है आज भी पृथ्वी के निर्माण के समय की जो ऊष्मा है वो संचित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतना अधिक तापमान जो बना हुआ है वो सिर्फ एक कारक से संभव नहीं है, इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा जनन का जो कारण है वो क्या है, पृथ्वी के निर्माण के समय की ऊष्मा भी है। यानी कि दोनों आंसर सही हैं। जो कोड दिए हैं उसमें ए ऑप्शन आएगा, उपरोक्त दोनों सत्य हैं। 4 ऑप्शन देगा, उपरोक्त सत्य हैं, उपरोक्त दोनों सत्य हैं, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। ऑप्शन ए सही है, उपरोक्त दोनों सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल की परिकल्पना अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में नहीं की। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने किस फोर्स को कंटिनेंटल ड्रिफ्टिंग, ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं माना था। ठीक है, तो इसमें देखिए अवकल गुरुत्वाकर्षण बल की उन्होंने बात की थी। ठीक है, अवकल गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी बात की थी, क्योंकि उसी के प्रभाव में क्या हो रहा था, विश्वत की ओर गतिविधि हो रही थी। ठीक है, उसकी भी बात की। उत्प्लावन बल की भी उन्होंने बात की थी, बॉयंसी फोर्स की भी बात की थी। इसके अलावा ज्वारीय बल की बात की। ज्वारीय बल के प्रभाव में उन्होंने क्या, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की पश्चिम की ओर गति को
ज्यादा अच्छे से बताया उन्होंने। और उन्होंने बताया कि विस्वतीय गति हो रही है वो तो अवकल गुरुत्वाकर्षण उत्प्लावन बल के प्रभाव में हो रही है, क्योंकि इनका रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये है और ये है, ये अगर हमारा अवकल गुरुत्वाकर्षण बल है एफ जी से डिनोट करूं, और अगर इसको मानूं मैं उत्प्लावन बल मानूं एफ बी फोर्स ऑफ बॉयंसी से डिनोट करूं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो विषुवत रेखा की ओर जा रहा है और इस वजह से विषुवत रेखा की ओर गति हो रही है। ये किसने कहा था? इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर ने। तो तीनों बल तो इन्होंने यूज में लिए थे। देखिए संवेग तरंग बल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि ये तो आर्थर होम्स महोदय ने बताया था और वो बताया था उन्होंने 1928 में। यहाँ तक तो संवेग तरंगों की कोई बात हो ही नहीं रही थी। 1912 में जब अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत आया था तब तक तो ये संवेग तरंग बल, यानी कि ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि इसमें इन्होंने अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने संवहन तरंग बल जो है उसका उपयोग इसमें नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से कथन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में सत्य हैं? सही उत्तर का चयन कर अधोलिखित कूट से करें। देखिए कुछ फैक्ट हमें महाद्वीपीय कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के दिए गए हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के। इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से राइट आंसर हैं और इनको कोड से हमें आंसर देना है। देखिए पहला फैक्ट दिया है कि महाद्वीप में महासागरीय द्रोणी के स्थायित्व में विश्वास करता है। गलत। क्यों? क्योंकि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इटसेल्फ ही नाम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट है, यानी कि वे महाद्वीप और महासागरों के एक दूसरे से दूर जाने पास आने महाद्वीप महासागरों के गतिमान होने की व्याख्या करता है, ना कि उनके स्थायित्व की। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने स्थायित्व की बात नहीं की थी, उन्होंने गतिमान होने की बात की थी। तो पहला तो हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आता है इसका मुख्य उद्देश्य अतीत के विश्व जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। बिल्कुल सही। कैसे? देखिए जो अल्फ्रेड वेगनर महोदय थे उन्होंने देखा कि कार्बोनिफेरस काल में क्या था कि उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ था कि अंटार्कटिका जो है उसमें आज हमें कोयले के निक्षेप मिलते हैं। भारत देखें, दक्षिण अमेरिका देखें, दक्षिण अफ्रीका देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, तो इनमें क्या मिलता है? इनमें हमें कभी कोई ग्लेशिएशन हिमानी निक्षेप हुआ होगा, हिमानी साक्ष्य मिलते हैं। इट मींस कि ये कभी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहेंगे। और अंटार्कटिका में कोयला है, इट मींस कि ये कभी उष्णार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में रहा होगा। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने सोचा कि कुछ तो है, या तो महाद्वीप प्रवाहित हो रहे हैं या हमारे जलवायु कटिबंध प्रवाहित है। तो इसको देखते हुए उन्होंने विश्व के जो पुराने जो जलवायु परिवर्तन हुए, जो क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं पृथ्वी के निर्माण से अब तक, उनकी व्याख्या करने के लिए इन्होंने क्या दिया था? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। तो इसको देखें हम तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो है उसको ही बताना चाहते थे, वही उनका जो था गोल था। नेक्स्ट इसे ब्रिटेन के अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, ये भी सही है। अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया, जो मूलतः एक भूवैज्ञानी थे। दोस्तों जो अल्फ्रेड वेगनर थे जिन्होंने 1912 में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, वो क्योंकि जलवायु की व्याख्या करना चाहते थे तो वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, ना कि भूविज्ञानी। दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, ब्रिटेन के थे, ये भी करेक्ट बात है, बट वो जियोलॉजिस्ट ना होकर के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, भूविज्ञानी थे। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी इसमें थर्ड भी इसमें गलत है। नेक्स्ट दिया है कि इनका विश्वास है कि आरंभ में सभी स्थल खंडों ने परस्पर जुड़ के महाखंड पैंजिया का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है। देखो इन्होंने एक बोला कि कार्बोनिफेरस जो टाइम था, जो हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड था, जो पैलियोजोइक इरा का 5th नंबर का आता है, उसमें क्या था कि जितने भी स्थल खंड थे पृथ्वी के वो सब एक जगह थे और उसको इन्होंने नाम दिया पैंजिया। मतलब पैन मतलब संपूर्ण, जिया मतलब पृथ्वी, कि संपूर्ण पृथ्वी पैंजिया था। बाद में किसके? गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में, उत्प्लावन बल के प्रभाव में, और इसके अलावा हम देखें तो किसी ज्वारीय बल के प्रभाव में ये क्या हुए? विस्थापित हुए। ये किसने कहा? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो ऑप्शन 4 भी हमारा सही है, यानी कि कूट देखे तो हमारा इसमें ये सही है। 2nd और 4th जो है वो आंसर इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से क्या महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? जो कंटिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी हमारी महाद्वीपीय विस्थापन, उसके कुछ मैंने आपको एविडेंसेस बताए थे कि आज हमें कैसे लगता है कि वो वास्तव में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुए थे, और अल्फ्रेड वेगनर ने जो दिया वो बिल्कुल सही सिद्धांत दिया था। तो उसके पक्ष में देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है जिग्सा फिट। जिग्सा फिट जिसे हिंदी में बोलते हैं साम्य स्थापन। जिग्सा फिट का मतलब क्या होता है? जिग्सा फिट का मतलब है कि कोई एक ऐसी संरचना दिखे जो दूसरी संरचना में पूरी तरह फिट होती हुई लगे। ठीक है, तो वो कहाँ दिखता है? मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जैसे हमारा जो दक्षिण अमेरिका है, उस दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी उभार है,
ठीक है ये। और अगर हम अफ्रीका जो है उस अफ्रीका का गिनी तट देखें तो ऐसा लगता है कि अफ्रीका का गिनी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग कि ये कभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा कहाँ मिलता है, जो हमारा उत्तरी अमेरिका जो है न्यूफाउंडलैंड और जो ग्रीनलैंड का जो पश्चिमी छोर है वहां मिलता है। इसके अलावा हम अमेरिका के पूर्वी किनारों को देखें, पूर्वी क्षेत्रों को देखें और यूरोप के पश्चिमी भाग को देखें तो लगता है कि ये कभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। भारत पाकिस्तान जो है वो भी कभी ऐसा लगता है कि कभी एक दूसरे से बिल्कुल फिट रहे होंगे ये। इसके अलावा आप मेडागास्कर में देख लीजिए, मेडागास्कर और अफ्रीका का टूटा हुआ जो भाग है जो अफ्रीका का पूर्वी किनारा है वहां पे देख लीजिए, तो ये जिग्सा फिट का अंश है। ठीक है, तो ये भी है, बिल्कुल सही बात है, जिग्सा फिट महाद्वीपीय विस्थापन का पक्ष में प्रमाण है। ट्रांसकरेंट भ्रंश देखें तो ट्रांसकरेंट भ्रंश जब हम भ्रंश और पर्वत पढ़ेंगे, जब हम भ्रंश को पढ़ाएंगे तब आएगा, तो उसका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। थर्ड है विभिन्न क्षेत्रों के जीवाश्म। जीवाश्म कैसे, जो पुरातन जीव जो थे उनके जीवाश्म हम जब देखते हैं, जैसे लेमूर, लेमूर के जीवाश्म कहाँ मिलते हैं हमें, अफ्रीका में, मेडागास्कर में, भारत में। क्यों मिलते हैं, क्योंकि कभी अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत एक जगह थे और ये आराम से, ये जो लेमूर थे वो आराम से उसमें विचलित करते थे। ठीक है, तो चलते रहते थे, तो इनके निवास स्थान जो थे वो यहाँ थे। इसके अलावा मैंने बताया लिस्टोसोर्स बताया, मीजोसोर्स बताया, ग्लोसोप्टेरिस बताया। ठीक है, और क्या बताया मैंने इसके अलावा, आप देखिए डायनासोर, डायनासोर केन्या में मिलते हैं, भारत में उसके के गुजरात में मिले हैं प्रमाण, यानी कि कभी केन्या और गुजरात वाला हिस्सा यानी भारत का भी एक जगह थे। इट मींस कि पुरातन जीवाश्म जो है वो भी इसके साक्ष्य हैं, यानी कि थर्ड भी सीख है। फोर्थ है मेंटल में संवहन, देखिए मेंटल में संवहन तरंगों का कोई इससे मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेंटल में संवहन तरंग सिद्धांत था वो आर्थर थॉम्सन ने 1928 में दिया था और ये दिया था, और संवहन तरंगों का इससे कोई लेना नहीं है, क्योंकि इसमें तो देखिए संवहन तरंगों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए बलों के लिए जिम्मेदार माना ही नहीं गया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण को और ज्वारीय बलों को माना था, तो ये इसमें देखें तो इसमें 4 पुट देगा, एक और 2, 1 और 3, 1 और 2, तो इसमें जो आएगा आंसर वो आएगा 1 और 3 का, 4 में से एक ऑप्शन होगा जिसमें 1 और 3 होगा। जिग्सा फिट और विभिन्न क्षेत्रों के जीवाश्म इसके प्रमाण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण नहीं है, इन 4 में से क्या महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण नहीं है। देखिए पुरातन जलवायु मैंने बताई आपको, पुरातन जलवायु है क्यों, क्योंकि हमें कार्बोनिफेरस काल में जो मिलता है अंटार्कटिका का कोयला मिलता है, इट मींस कि अंटार्कटिका में उष्ण जलवायु रही होगी। भूवैज्ञानिक समानता क्या होती है, भूवैज्ञानिक समानता ऐसे होती है कि हम महासागरों के दोनों ओर के क्षेत्र देखें, या फिर हम देखें, जैसे हम देखें ब्राजील में देखें और अफ्रीका के तट देखें, ब्राजील का के तट देखें और अफ्रीका के तट देखें, तो हमें दिखाई देगा कि उनके दोनों की चट्टानों की जो गुण है उनमें लगभग एक जैसी समानता है, आयु में समानता है। मध्य महासागरीय कटक को देखें तो उसके दोनों ओर की चट्टानों की भी आयु में समानता है, तो ये तो भूवैज्ञानिक साक्ष्य, ठीक है, ये हमें समानता दिखाई देती है, तो भूवैज्ञानिक साक्ष्य के पक्ष में प्रमाण है। ठीक है, यूरेशिया में कोयला के भंडार जो मिल रहे हैं वो भी इसके पक्ष में प्रमाण है। ठीक है, और ज्वारीय बल से विस्थापन, ठीक है, तो ज्वारीय बल से विस्थापन जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज्वारीय बल से विस्थापन, क्योंकि ज्वारीय बल जो है वो कभी इतना सफिशिएंट हो ही नहीं सकता कि वो पूरी महाद्वीप को ही विस्थापित कर दे। ठीक है, तो ज्वारीय बल जो है उससे विस्थापन इसके पक्ष में प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे जो आज हमें पता है कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ा है उसमें पता चला है कि संवहन तरंगे जो हैं वो प्लेट्स के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल, ना कि ज्वारीय बल, तो ये इसके पक्ष में प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्वारीय बल जो है वो ही इस हाइपोथेसिस की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ज्वारीय बल सफिशिएंट इतना नहीं हो सकता कि वो महाद्वीपों को ही विस्थापित करते। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डी आएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बेनियाफ जोन किससे संबंधित है, देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बेनियाफ जोन किससे संबंधित है। बेनियाफ जोन जिसे वड़ाती बेनियाफ जोन कहते हैं वो क्यों बनता है, जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे, जब महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित होती है, ठीक है, तो एक क्षेत्र होता है जहां जाकर के ये क्या होती है, जिस क्षेत्र में ये पहुंच जाती है, तो इसको नीचे बोला गया था बेनियाफ जोन। वड़ाती और बेनियाफ जापान के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस जगह का नाम दिया था, इसको वड़ाती बेनियाफ जोन कहा था। और इसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, सीस्मिक एक्टिविटी उत्पन्न होती है, अर्थक्वेक आता है, तो बेनियाफ जोन का संबंध है भूकंप से।
ठीक है दोस्तों, ना ज्वालामुखी से, ना ब्रह्मोत्तर पर्वत से, ना वलित पर्वत से, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसका संबंध है भूकंप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 हमें दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें हमें दिया गया है प्लेट सीमा और सीमांत को मैच करना। ठीक है, प्लेट जो मार्जिन है उनको और प्लेट बाउंड्री को मैच करना है कि कौन सी प्लेट बाउंड्री पे कौन सा प्लेट मार्जिन होगा। तो पहला ऑप्शन है अभिसारी प्लेट सीमा। अभिसारी प्लेट सीमा मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे क्या होगा, देखिए कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री होगी, जब 2 प्लेट पास पास आ रही है तो वो क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और पास पास आने पे क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे और टकरा करके क्या बनेगा, टूटेगी, विनाशात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे कौन सा सीमांत होगा, मार्जिन होगा डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशात्मक। तो हमारे ए सही है पहला। दूसरा, रूपांतरण प्लेट सीमा। रूपांतरण प्लेट सीमा क्या है, रूपांतरण प्लेट सीमा में ना तो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, ना एक दूसरे के दूर जा रही है, बल्कि वो कैसे मूव कर रही है, एक तो क्षैतिज रूप से मूव कर रही है ऐसे। तो ये क्षैतिज मूवमेंट, जो ये क्षैतिज मूवमेंट है, इससे ना तो ये टूटेंगी और ना ही यहाँ कुछ बनेगा। मतलब यहाँ क्या रहेगा, कंजर्वेशन होगा, संरक्षी प्लेट सीमांत होगा। ये कैसा होगा, संरक्षी प्लेट सीमांत होगा हमारा जो रूपांतरण प्लेट सीमा है उस पे। यानी ये तो गलत है, रचनात्मक नहीं होगा, संरक्षी होगा। अगला अपसारी देखें, तो जो अपसारी प्लेट है वो क्या है, अपसारी प्लेट सीमांत क्या होती है, अपसारी का मतलब होता है 2 प्लेट जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है। जो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है वो क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही है। और दूर जाने पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लावा मैग्मा निकलेगा और मैग्मा के निकलने से यहाँ पे नई जो फ्लोर है, जो परपटी है, उसका निर्माण होगा। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रचनात्मक प्लेट सीमा होगी, सीमांत होगा। रचनात्मक प्लेट सीमांत मतलब कंस्ट्रक्टिव सेल मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होगा ये। ठीक है, तो अपसारी के साथ संरक्षी नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और अभिसारी उसके साथ तो मैंने आपको बता दिया, विनाशात्मक प्लेट सीमांत होगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तीनों हमारे हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण, 3 तो प्लेट सीमाएं हैं हमारी। और इसके अलावा हमने विनाशात्मक, विनाशात्मक है, और कौन सा है हमारा, रचनात्मक और संरक्षी। ये 3 हमारे क्या है, प्लेट सीमांत हैं। इन तीनों का आपस में मैंने कनेक्शन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके कुछ फैक्ट दिए हैं, उनको हमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यह सिद्धांत वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे करता है, देखिए अभी जो बताया अभिसारी प्लेट सीमा, तो अभिसारी प्लेट सीमा पे जब 2 प्लेट पास पास आ रही हैं तो इनके बीच में या तो कुछ सेडिमेंट्स होंगे, वो सेडिमेंट्स भी उत्थान करेंगे। और जब 2 प्लेट जैसे मैं बताऊं कि ये कंटिनेंटल प्लेट है, ये जब पास आएंगी तो पास आने से क्या होगा, इनके पास आने से एक तो सेडिमेंट्स बीच के जो है वो ऊपर उठेंगे। इसके अलावा ये क्योंकि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है तो यहाँ पे क्या होंगे, प्लेट्स के जो सीमांत है वो टूटेंगे और टूट करके क्या बनेगा, फोल्ड उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो कंप्रेशन फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स है, एक दूसरे के पास आ रही है तो कंप्रेशन फोर्स है। ठीक है, इस कंप्रेशन से इनमें वलन, फोल्ड उत्पन्न होंगे, वलन उत्पन्न होंगे और इससे ये पर्वत बनेंगे। तो ये सही बात कहा इन्होंने, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय सियाल पर महासागरीय सीमा निर्बाध रूप से तैर रही है। ठीक है, तो देखिए ये गलत बात है। क्यों, क्योंकि प्लेट वर्तनी के सिद्धांत ने ये नहीं कहा कि सियाल सीमा पे तैर रही है, सीमा सियाल पे। ये तो अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत में कहा गया था कि सियाल पे सीमा तैर रही है। ठीक है, तो ये सीमा पे सियाल तैर रही है, महासागरीय जो सीमा है उस पे सियाल तैर रही है, ये कहा था अल्फ्रेड वेगनर, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है, यह सिद्धांत प्रशांत अग्नि मेखला के निर्माण की व्याख्या करता है। देखिए ये भी बिल्कुल सही है। कैसे, देखिए जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये मान लीजिए प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर के चारों ओर है वो क्या बने हुए हैं, सबडक्शन जोन बने हुए हैं, क्षेपण क्षेत्र बने हुए हैं। और क्षेपण क्षेत्र क्या है, इसमें जो महासागरीय प्लेट, जो हमारी प्रशांत प्लेट है, वो जो भारी प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे क्षेपित हो रही है और इनके क्षेपण से ये नीचे जाकर के इनकी जो प्लेट की जो चट्टानें हैं वो जाकर के पिघल रही हैं और मैग्मा के रूप में जो है लावा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, यह सिद्धांत अग्नि मेखला की व्याख्या करता है और इसी वजह से प्रशांत प्लेट के चारों ओर ज्वालामुखी आर्क मिलता है। प्रशांत प्लेट के चारों ओर ज्वालामुखी होंगे, आप देखेंगे मानचित्र में तो पता चलेगा
और इसको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ द फायर, प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला। ठीक है, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो अग्नि मेखला के निर्माण की व्याख्या करता है, बिल्कुल सी बात है, क्योंकि ये सबडक्शन जोन की बात करता है, महासागरीय प्लेट के महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण होने की बात करता है। नेक्स्ट है, इसके अनुसार महाद्वीपीय प्लेट के महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण से महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, अब इसमें ये ऑप्शन गलत है। क्यों है? क्यों? क्योंकि इसने कहा है महाद्वीपीय प्लेट के महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है, ऐसा नहीं है। महाद्वीपीय प्लेट जो है वो महासागरीय प्लेट के नीचे क्षेपित नहीं हो रही है, बल्कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी ओशियनिक प्लेट जो है वो नीचे क्षेपित हो रही है किसके? कॉन्टिनेंटल की। अगर ये कॉन्टिनेंटल है तो ये कैसी है? ओशियनिक। तो ये बात गलत है इसकी। हालांकि ये सही है कि महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, मगर महासागरीय गर्त ये जो ये बन रहा है ये महासागरीय गर्त है। इस महासागरीय गर्त का निर्माण तो होगा, बट कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो जो है वो सबडक्ट नहीं होगी, ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होगी। करेक्ट? ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ जो है वो भी गलत है। तो अब ऑप्शन इसमें क्या आता है कि सेकंड और थर्ड हमारा सही है। क्या है? फर्स्ट और सॉरी, इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? थर्ड सही है। एक तो अग्नि मेखला की व्याख्या करता है, ठीक है, और इसके अलावा ये फर्स्ट सही है। तो हमारा इसमें ये लीजिए ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अब इसके मैं ऑप्शन आपको पहले बता दूं कि चार ऑप्शन होते हैं कि असर्शन सही है, रीजनिंग भी सही है, और असर्शन रीजनिंग की सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। ठीक है, रीजनिंग और असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है, मगर असर्शन रीजनिंग की व्याख्या नहीं करता। ये बी में आएगा। सी में आएगा असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, ये सी में आएगा। डी में आएगा असर्शन जो है वो गलत है और रीजनिंग सही है। तो अब देखिए, पूर्वी अफ्रीका असर्शन है, पूर्वी अफ्रीका की दरार घाटी एक विनाशकारी प्लेट मार्जिन का उदाहरण है। पूर्वी अफ्रीका जो है, जैसे यहां मैं आपको पूर्वी अफ्रीका का बताऊं, तो जो पूर्वी अफ्रीका जो है, इस पूर्वी अफ्रीका में क्या हो रहा है कि यहां पे क्या बनी हुई है? यहाँ पे एक दरार घाटी बनी हुई है, जिसमें ये प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। दूर गई तो कौन सी हुई? ठीक है, दूर जाने पे कौन सा होगा? रचनात्मक प्लेट सीमांत होगा ना। क्यों? विनाशकारी तो तब होगा ना जब पास पास आएंगी, क्योंकि ये तो दूर जा रही हैं, तो दूर जाने से क्या होगा? विनाशकारी प्लेट मार्जिन का होता है। तो ये गलत हो गया, असर्शन हमारा गलत है। रीजनिंग देखते हैं हम, असर्शन गलत है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हमारा सही है। क्यों सही है? देखिए क्यों इसलिए सही है क्योंकि रिफ्ट घाटी जो है, मैंने बताया कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी और बीच में उनके बीच में जब कटक रिज बनेगी तो क्या होगा? मतलब रिज क्यों बनेगी? क्योंकि ज्वालामुखी जो है वहां होंगे, मैग्मा निकलेगा। जब मैग्मा निकलेगा तो ज्वालामुखी गतिविधि होगी। तो पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आज भी सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं। ये रिफ्ट घाटी में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये सब क्या हो गया? पूर्वी अफ्रीका में रिफ्ट घाटी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, किलिमंजारो जो हमारा पर्वत है वो भी कहाँ मिलता है? वो भी हमें यही मिलता है, अफ्रीका के पूर्वी भाग में। ठीक है, वो ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी, असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया है मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप अत्यधिक ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रमाण है। ठीक है, और सागर तल प्रसरण अटलांटिक महासागर में भूकंप का मुख्य कारण है। अब इसमें देखिए, मध्य अटलांटिक जो कटक है हमारी, जो मिड अटलांटिक जो कटक बनी हुई है, रिज बनी हुई है, वो क्यों बनी है? क्योंकि हमारे वहां पे अपसारी प्लेट सीमा है। ठीक है, तो वहां क्या होगा? रचनात्मक प्लेट सीमांत होगा, और वहां पे क्या होगा? मैग्मा निकलेगा। मैग्मा निकलेगा तो वहां पे ज्वालामुखी गतिविधि होगी। तो मध्य अटलांटिक कटक के सारे स्थित द्वीप अत्यधिक ज्वालामुखी गतिविधि के लिए प्रमाण है, ये भी सही है। दूसरा, सागर तल जो है उसका प्रसारण जो हुआ है, जो सागर तल का प्रसारण हुआ है वह अटलांटिक महासागर में भूकंप का मुख्य कारण है। ठीक है, सागर तल का प्रसारण अटलांटिक महासागर में भूकंप का मुख्य कारण है। ठीक है, तो ये देखिए, सागर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें हम, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे मुख्य कारण हो सकती है? देखो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब हो रही है तो उससे अटलांटिक महासागर में भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखें तो असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं, तो ऑप्शन इसमें क्या आएगा? बी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, मगर ऐसा नहीं है कि इसकी व्याख्या ये करे।
ठीक है, सागर तल प्रसरण जो है वो भूकंप से जब बन रहा है तो भूकंप की वजह का महाद्वीपीय ये द्वीप के निर्माण जो है उससे कोई संबंध नहीं है। असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, बट असर्शन रीजनिंग की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साक्ष्य सागर नितल प्रसरण से संबंधित नहीं है। सागर नितल प्रसरण से संबंधित कौन सा नहीं है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के हम कुछ फैक्ट वो देख रहे हैं कि एविडेंसेस क्या है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मैंने एक एविडेंस बताया था पूरा चुंबकत्व, तो बिल्कुल सही बात है। तो पेलियोमैग्नेटिज्म है वो मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है, आप देखना। पेलियोमैग्नेटिज्म में क्या है कि जो मध्य महासागरीय कटक है उसके दोनों ओर की जो चट्टानें हैं, मध्य महासागरीय कटक का अगर ये है तो इसके दोनों ओर की चट्टानें जो हैं, इन चट्टानों की जो ध्रुवता है, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ ये, और इनके अपोजिट साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ ऐसे है, तो विपरीत है। ये आप देखेंगे तो उसमें आपको वीडियो में पता चलेगा, मैंने बताया। तो पूरा चुंबकत्व जो है वो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का एक साक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा कटक के दोनों ओर चट्टानों की आयु, दोस्तों ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो कटक है, जो मध्य महासागरीय जो एक कटक है, इस मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर जो चट्टानें हैं वो जैसे ये और ये चट्टान है, ये चट्टानों की आयु सेम है, जो ये चट्टान है इनकी आयु सेम है। मतलब उसके दोनों तरफ ऐसे एक ग्रुप मिलता है कि इसके एक साइड और दूसरे साइड, दोनों साइड की चट्टानों की एज सेम है। फिर उससे आगे की चट्टानों को देखेंगे तो उनकी एज सेम है। यानी कि ये भी इसका प्रमाण है कि कटक का प्रसार, मतलब मध्य जो हमारी सागर नितल है उसका प्रसरण हो रहा है और नई चट्टानें बन रही हैं, और नई चट्टानें बन करके जब दोबारा मैग्मा बाहर निकल रहा है तो चट्टानें टूट के दो भागों में आगे सरक रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं। तो ये भी है। इसके अलावा भूकंपीय तरंग वेग, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी प्राइमरी वेव्स हैं वो किस में से, लिक्विड, सॉलिड और उसमें से तीनों में से गुजर जाती हैं, गैस में से। बट क्योंकि लिक्विड में जाएंगी, ठोस से जब लिक्विड में जाएंगी तो उनकी जो स्पीड है, वेग है, उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा। और जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं वो तो क्योंकि वहां पे मैग्मा है, मध्य महासागरीय कटक पे मैग्मा है, लिक्विड है, तो वहां पे हमारी भूकंपीय तरंगों के वेग में अंतर पाया जाता है, और यह भी इसका एक साक्ष्य है। ठीक है, पूरा जीवाश्म इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही इतना मैग्मा है, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो जीवाश्म का तो मिलने की संभावना ही नहीं है। तो पूरा जीवाश्म हमारे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में आता है। यहाँ पे सागर नितल प्रसरण सिद्धांत जो कि हैरी हैश ने दिया था 1960 में, उसमें हमें ये कहीं प्रमाण दिखाई नहीं देता पूरा जीवाश्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि कैलिफोर्निया का सेंट एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका में जो ये जो सेंट एंड्रियास भ्रंश है, ये सेंट एंड्रियास भ्रंश जो है उसमें ना तो ये दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, इसकी गति हो रही है यहाँ पे रूपांतरण प्लेट सीमा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्षैतिज गति हो रही है। ठीक है दोस्तों, कैसी गति हो रही है? क्षैतिज गति हो रही है। तो सेंट एंड्रियास भ्रंश जो है कैलिफोर्निया का, वो हमारे रूपांतरण प्लेट सीमा का उदाहरण है। किसका? रूपांतरण प्लेट सीमा और संरक्षी प्लेट सीमांत, मतलब ना यहाँ कुछ बन रहा है ना टूट रहा है, जो है वैसा ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को लिया, और 20 क्वेश्चंस में हमने सारे सिद्धांत ले लिए हैं। प्लेट परिवर्तनीय सिद्धांत को लिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को लिया है, और चतुष्फलक सिद्धांत को लिया है, निहारिका परिकल्प सिद्धांत को लिया है। इस सब सिद्धांत जो हैं उनसे जितने क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैंने बन सकते थे वो आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑल जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस की फॉर्मेशन क्या होती है, और साथ में आपको इसका रिवीजन भी मैंने करा दिया है। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए नेक्स्ट जो हम वीडियो जो लेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में हम किसको पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों को, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज ऑफ अर्थ, और अर्थ मूवमेंट को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है, और कमेंट कीजिए। आप फील फ्री, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे हम पूरी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे हम इसका सिलेबस कंप्लीट
करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।